नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि टीपीए में हम एक्शनेबल क्लेम को मेंस में कैसे लिखना है या आपके एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के साथ ये सारे हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी चर्चा के साथ हमारा एक्शनेबल क्लेम का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि कल टॉपिक पर उसके कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं, इसलिए अब लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ हेडिंग्स में इसको डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहला हेडिंग आप यहाँ देखेंगे, ये लिखा हुआ है लीगल प्रोविज़न। इसको हिंदी में बेसिकली आप सब जानते हैं विधिक प्रावधान बोलते हैं। विधिक प्रावधान। जब हम टीपीए में एक्शनेबल क्लेम की बात करेंगे, एक्शनेबल क्लेम की बात करेंगे, तो उसका जो लीगल प्रोविज़न है वो दो जगह पर दिया गया है। एक तो है सेक्शन नंबर 3 में, उसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 3 का 5वां पैरा बनता है, 5th पैरा है जिसमें उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 के 5वें पैरा में। और एक इसके ट्रांसफ़र के बारे में चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है। चैप्टर 8 130 से 137 तक। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया। आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है द प्रोविज़न अबाउट एक्शनेबल क्लेम, यानी अनुयोज्य दावे के बारे में प्रावधान। द प्रोविजंस अबाउट एक्शनेबल क्लेम आर मेंशन अंडर सेक्शन 3 चैप्टर नंबर 1। ये सेक्शन 3 चैप्टर 1 में आता है। चैप्टर 1 टाइटल लिखेंगे आप प्रीलिमिनरी, यानी चैप्टर 1 का, यानी सेक्शन 3 जिस चैप्टर में आता है उस चैप्टर का टाइटल आपको जरूर लिखना है प्रीलिमिनरी। एंड चैप्टर नंबर 8 सेक्शन 130 टू 137, यानी इसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन 3 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। एंड ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम आर मेंशन अंडर चैप्टर 8 सेक्शन 130 टू 137। यहाँ इसके ट्रांसफर की बात चैप्टर नंबर 8 में बताई गई है। दो जगह पे इसके जो प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं। ये दोनों को ही आप लिख देंगे तो आपका लीगल प्रोविज़न वाला जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हेडिंग है मीनिंग, और इसी मीनिंग में उसके असेंशियल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो आप चाहें तो मीनिंग एंड असेंशियल एलिमेंट्स दो हेडिंग बना सकते हैं, अदरवाइज मीनिंग भी लिखेंगे तो पर्याप्त है, चलेगा। मीनिंग कहाँ पर मेंशन है? सबसे पहले ये लिखेंगे सेक्शन 3 में मेंशन है। मीनिंग जो है एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग कहाँ दिया गया है? सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है। मीनिंग दिया है सेक्शन नंबर 3 में। क्या मीनिंग दिया है? इन्होंने कहा एक्शनेबल क्लेम जो है वो एक तो अनसिक्योर्ड डेब्ट है, अप्रतिभूत ऋण, मैंने कल भी बताया था, अप्रतिभूत ऋण। और दूसरा इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन, यानी चल संपत्ति में हित है जो कि कब्जे में नहीं है। दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन कैसे करना है। मैंने कल आपको बताया था कि जब आप अनसिक्योर्ड डेब्ट लिखेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेब्ट। डेब्ट दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सिक्योर्ड और नंबर 2 अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डेब्ट जो है वो दो तरीके का होता है। इसमें एक को मॉर्टगेज बोलते हैं, एक को हम जो है गिरवी बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। लेकिन जो अनसिक्योर्ड डेब्ट है उसमें जो इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का, वो यानी उसमें जो क्लेम है किसी व्यक्ति का, उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे अगर कोर्ट उसे कंसीडर करता है। अगर कोर्ट उसे उस क्लेम को एक्शन के योग्य मानता है, एक्शनेबल मानता है, तो हम उसे एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। अगर कोर्ट उसे कंसीडर करता है तो उसे हम अनसिक्योर्ड डेब्ट। आप चाहें तो एक उदाहरण दे सकते हैं जो कल मैंने आपको बताया था कि अनसिक्योर्ड डेब्ट क्या होता है। जब वो पैसा लेने गया तो उसने कोई गारंटी उसके पास नहीं रखी, तो ये जो गारंटी नहीं रखना है यही अनसिक्योर्ड डेब्ट है। दूसरा इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। पोजेशन ऑफ किसके? पोजेशन ऑफ क्लेमेंट।
जो व्यक्ति कोर्ट गया है उसका किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, ध्यान देंगे, जो व्यक्ति कोर्ट गया उसका किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में नहीं है। मान के चलते हैं मेरा ये मार्कर, नियॉन का मार्कर, ये किसी के पास है। अब मैं इसको वापस लेने के लिए कोर्ट गया, मैंने कहा साहब इसका पोजीशन मुझे दिलाइए, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे कब्जे में नहीं है लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसे दिलाइए। तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन। एक और उदाहरण देता हूँ, इसका बड़ा अच्छा आपको उदाहरण वो लगेगा। आपने कोई मोबाइल बुक किया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपने कोई मोबाइल बुक किया, या किसी और जो भी सर्विसेज हैं उनमें से किसी और से। जब आपने कोई मोबाइल बुक किया तो मानकर चलते हैं वो मोबाइल का पैसा तो आपने दे दिया, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं आ पाया। तो अब देखिए वो मोबाइल में इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। तो जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कहेगा ठीक है आप तो क्लेमेंट हैं, आप तो वादी हैं, आप तो क्लेम कर रहे हैं उस मोबाइल को कि वो आपका रहे, मोबाइल आपका मोबाइल रहे, लेकिन वो आपके पोजीशन में नहीं है। तो इसी को आप क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। किसी भी तरीके से अगर आपके इंटरेस्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे के पास है तो आप जो वो प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट को मांगते हैं कोर्ट में जाकर के, क्लेम करते हैं कोर्ट में जाकर के, उसे हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। क्लेम कहते हैं, गारंटी तो कुछ है नहीं। मान के चलते मोबाइल आपने ठीक कराने के लिए दिया, वो वापस ही नहीं दे रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट है मोबाइल में, आपका इंटरेस्ट है उस घड़ी में, वापस लेना है, तो क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन, आपके पोजीशन में नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट जरूर है, इसी को कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो ये आप दोनों बातें अपने वर्ड्स में साधारण तरीके से एकदम लिख देंगे, एकदम मेंशन करेंगे, क्लियर है। अब बात आती है एग्जाम्पल। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा जो कि एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो डेप्ट हो चाहे वो पोजीशन प्रॉपर्टी की बात हो, दोनों में से किसी ना किसी तरीके से वो एग्जाम्पल यहाँ पर सेट बैठेंगे। जैसे पहला है, मुस्लिम लॉ में एक प्रावधान है मैरिज के समय पर मेहर के बारे में, एक प्रोविज़न है मुस्लिम लॉ में, जब मैरिज होती है तो मेहर का एक प्रोविज़न है, मेहर का प्रोविज़न है। वहाँ कहते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ मेहर डिसाइड करेंगे, मिलकर के कोई मेहर डिसाइड होगा। वो जो मेहर है ना वो डेप्ट की कैटेगरी में आता है, मेहर एज ए डेप्ट। मुस्लिम लॉ में हम लोग उसको पढ़ाएंगे भी, बात भी करेंगे मुस्लिम लॉ में उसका क्या नेचर होता है। उसके लिए प्रॉपर्टी को भी परचेज किया जा सकता है, मतलब वो डेप्ट है, वो ऋण की श्रेणी में आता है। तो वो कैसा डेप्ट है? लेकिन अनसिक्योर्ड डेप्ट। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा आगे बता देता हूँ। मान के चलते हैं महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई, मेहर वो दे करके नहीं गए, मेहर देने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो मेहर तो भी बकाया है। अब महिला को एक राइट होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, मेहर नहीं दिया तो प्रॉपर्टी को पोजीशन कर सकती हैं, प्रॉपर्टी पर पोजेस कर सकती है, कब्जा ले सकती हैं। जीवित रहते हुए नहीं ले सकती हैं कब्जा। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर मेहर के लिए महिला जीवित रहते हुए कब्जा नहीं कर सकती, लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन कर लेंगी वो, कि भाई उनके जो सक्सेसर जो भी हैं, जो भी उत्तराधिकारी हैं, जो भी जिन लोगों को प्रॉपर्टी जाएगी, वो मेरा मेहर दो, प्रॉपर्टी पर से कब्जा ले लो। जब अगर वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करती हैं तब मेहर अनसिक्योर्ड डेप्ट नहीं रह जाता, तब ये मेहर अनसिक्योर्ड डेप्ट नहीं रह जाता, तब ये सिक्योर्ड डेप्ट हो जाता है। लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये सब कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आए कि आखिर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड डेप्ट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आपका रेंट जो होता है, किराया, रेंट जो है वो भाई अनसिक्योर्ड डेप्ट है, अगर उसके लिए सिक्योरिटी ली गई है। हालांकि लीगली रेंट के लिए सिक्योरिटी लिया जाना मना होता है। बहुत सारे शहरों में आपने सुना होगा पगड़ी ली जाती है, कुछ 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, वो पगड़ी लेकर के रख लेंगे। लॉ में इसके लिए मना किया गया। जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट बने हैं लगभग सभी में, मैं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने सारे एक्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे मैंने यूपी का रेंट कंट्रोल एक्ट देखा, मध्य प्रदेश का रेंट कंट्रोल एक्ट देखा, तो मैंने देखा, और भी मैंने स्टेट्स के 2-3 स्टेट्स के मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़े हैं,
वहाँ पर पगड़ी वगैरह या एडवांस लिया जाना, ये सब जो होता है उसके लिए मना किया गया है, उसके लिए मनाही है। तो अब समझना, रेंट की बात है, कोई पगड़ी वगैरह होता अगर उसको लीगल कर देंगे तब तो कह सकते हैं सिक्योरिटी रखी हुई है साहब, लेकिन जब रेंट की बात है, सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, तो वो कैसा डेप्ट हो जाएगा? अनसिक्योर्ड डेप्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण मैंने क्या बताया आपको? रेंट जो होता है, रेंट जो होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई ली, तीसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पैसा जमा करते रहे, जमा कर रहे हैं, तो वो गारंटी क्या है? क्या गारंटी है? क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं है। क्या वो सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ देते हैं? नहीं देते हैं। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, आप हर महीने 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, हर महीने आप 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी आपके पास कोई गोल्ड रखा हुआ है, कुछ सिल्वर रखा हुआ है, कुछ नहीं है। क्या है वो? जो क्लेम है ना, वो एक्शनेबल क्लेम होता है। कोर्ट जाएंगे आप, कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। कैसे कंसीडर करेगा? एक्शनेबल क्लेम के रूप में उसको कंसीडर करेगा, एक्शनेबल क्लेम के रूप में। दो पार्टनर्स हैं, आपस में डिवाइड हो गया मामला, सारा प्रॉपर्टी बी ने कब्जा कर लिया, ए के पास तो गारंटी में कुछ भी नहीं है। वो कहेगा साहब देखो ये इसके पास जो है, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कब्जा किया तो इसमें आ जाएगा, और अगर वो इंटरेस्ट वगैरह कब्जा किया तो इसमें आ जाएगा, अनसिक्योर्ड डेप्ट में आ जाएगा। कि देखो ये कर्जे के रूप में माना जाएगा, इसे मुझे देना चाहिए, मुझे हिसाब देना चाहिए, मुझे अकाउंट्स को दिखाना चाहिए, वो सब आएगा इसमें। तो कुल मिलाकर के ये कुछ उदाहरण हैं जो एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आप इनको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ अक्सर मैं PCSJ के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूछ ली जाती हैं कि क्या ये एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है। 2 या 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया, मैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहला तो राइट टू गेट डैमेजेस। अगर आप सूट फाइल करते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे इससे नुकसान हो गया, मुझे डैमेजेस दिलाइए, एक्शनेबल क्लेम नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात, एक तो ये राइट टू गेट डैमेजेस, क्षतिपूर्ति का जो अधिकार है, प्राप्त करने का जो अधिकार है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा एक और है, ए ने बी से मुकदमा हुआ, दोनों का कोर्ट में गए, कोर्ट ने बी के फेवर में डिक्री दे दी, कहा कि बी जो है ए से 50,000 रुपया प्राप्त करेगा। ए जो है वो जजमेंट डेटर है, ये डिक्री होल्डर है। कोर्ट ने 50,000 की बात की है, तो ये 50,000 के लिए वो सूट फाइल नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन तो डाल सकता है कि एग्जीक्यूट कराइए इस डिक्री को, लेकिन अलग से सूट फाइल नहीं होगा कि मेरा 50,000 डिक्री है, मेरे पास सूट फाइल नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो होता है, जो कोर्ट की डिक्री से पैसा मिलता है, उसमें जो आपका इंटरेस्ट है, अभी उसने दिया नहीं है, उसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। इसको मैं फिर से समझा रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। 2 लोगों का मुकदमा हुआ, ए जीत गया, बी के फेवर में, बी के अगेंस्ट डिक्री हुई, ए के फेवर में हुई, ए जीत गया। कोर्ट ने कहा कि बी जो है ए को 50,000 रुपया देगा। अब इस 50,000 में इसका इंटरेस्ट है, मतलब इसका इंटरेस्ट है इस 50,000 में। ऐसे समझा देता हूँ, ये मान के चलते ए और बी हैं, तो इस बी का 50,000 में इंटरेस्ट है, लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, कोई सूट फाइल। एक्शनेबल क्लेम वो है जिसके लिए सूट फाइल हो सकता है, जिसे कोर्ट कंसीडर करे, तो उसके लिए सूट फाइल नहीं हो सकता। कोर्ट से ही कह सकते हैं कि साहब मेरा पैसा दिलाइए, आपने मुझे डिक्री दी हुई है, एडजुडिकेशन है मेरे फेवर में, जजमेंट है मेरे फेवर में, लेकिन आप नया सूट कि ये डिक्री है, इसके आधार पे मैं सूट फाइल करूं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं इतना समझे होंगे। एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, तो ध्यान देंगे सेक्शन 130 में बताया गया है, धारा 130 में बताया गया है। क्या बताया है? मैं छोटी छोटी एकदम पॉइंट्स हैं। बेयर एक्ट आप एक बार जरूर अपना निकालिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट निकालिए, सेक्शन 130 पर आप आ जाइए। मैं 4-5 बातें बताऊंगा और उसी में आप पूरा ये लिख सकते हैं। इसमें सीधा लिखा है, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर जो है वो चाहे कंसीडरेशन से हो या कंसीडरेशन से ना हो, कुछ भी हो सकता है। एक्शनेबल क्लेम बिना कंसीडरेशन भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना।
अभी तक आपने सिर्फ ऐसा सुना होगा कि गिफ्ट होता है जो बिना कंसीडरेशन के होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्शनेबल क्लेम भी होता है जिसे बिना कंसीडरेशन के कर सकते हैं। ए के बी से बहुत अच्छे संबंध हैं। ए का कुछ पैसा, कुछ ऋण सी के पास है, तो ए कहेगा भैया मैं तो नहीं निकाल सकता हूं, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप मुझे आपको कुछ गिफ्ट भी देना था, जाते जाते मुझे विदेश जाना है, आप ये मैं कागज पर लिख कर दे रहा हूं कि मेरा पैसा आपसे ए का पैसा है, सॉरी बी का पैसा है, बी अब सूट फाइल करेंगे, तो ये एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो गया और बिना कंसीडरेशन के हो गया। क्लियर बात है? तो ध्यान देंगे, एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट। अब इस डॉक्यूमेंट पर साइन किसके होंगे? जो ट्रांसफरर है यानी ए है या उसके एजेंट के साइन होंगे। इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? ट्रांसफरर या उसका एजेंट। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, अ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट पर कौन साइन करेगा? कौन उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेंगे या तो जो ट्रांसफरर है, जो अंतरक है, या उसका जो एजेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते हैं तुरंत ही क्या होगा? ट्रांसफर हो जाए। इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो गया ए से बी को। क्या होता है, कैसे होता है, कल बता चुका हूं कि ट्रांसफर क्यों होता है और कैसे करते हैं। यहां पर मैं सिर्फ लिखने की बात बता रहा हूं, ट्रांसफर हो गया। अब इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जितने भी राइट्स, जितने भी लाइबिलिटीज ए के हैं, वो सारे राइट और सारे लाइबिलिटीज बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ राइट की बात तो ठीक है, लाइबिलिटी क्या है मान के चलते हैं उसी ट्रांजेक्शन में ए को उस सी को 10,000 देना था, 50 लेना था, 10 देना था, तो भाई राइट के साथ साथ लाइबिलिटी भी जाएगा अगर वही सेम ट्रांजेक्शन और वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं तो राइट और लाइबिलिटीज जाते हैं। और इफेक्ट ये होगा कि अब ए के स्थान पर बी को मान लिया जाएगा, ए की जगह पर अब ए के स्थान पर अब ए के स्थान पर अब बी को मान लिया जाएगा, बी को मान लिया जाएगा। क्लियर बात है? उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नोटिस की। नोटिस ध्यान देना, नोटिस तीन पार्टी हैं, ए बी और सी। ए बी और सी ये तीन पार्टी है। इसका है एक्शनेबल क्लेम, इसको ट्रांसफर करना है और इससे वो प्राप्त करना है। ये वो ऋणी है, वो डेटर है। नोटिस किसको दिया जाना है? इसको। कौन देगा? पहली लाइबिलिटी बनती है इसकी, और अगर ये इग्नोर करता है तो इसकी। बस यही बात लिखनी है। नोटिस दिया जाएगा इसको, सी को, जिससे पैसा लेना है। नोटिस देने की लाइबिलिटी है ए की, और अगर ए इग्नोर करता है तो लाइबिलिटी है बी की। ए या उसका एजेंट नहीं देते, इग्नोर करते हैं, तो लाइबिलिटी है बी की इसको नोटिस देने के बारे में। बस ये नोटिस है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा एक्शनेबल क्लेम हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 से 250 वर्ड्स में इसको तैयार कर लीजिए मेंस के लिए, और कंसेप्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके लिए पर्याप्त है।